नमस्कार दोस्तों। आंसर राइटिंग चाहे एक जुडिशरी एग्जाम में हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे अपने सेमेस्टर में हो, लेकिन आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट, इज़ अ स्किल। मैं मानता हूँ दोस्तों, देखिए प्री जो एमसीक्यूज होते हैं, बहुत सारे एग्जाम, चाहे हम जुडिशरी देखें, जुडिशरी की तीन स्टेजेस होते हैं। एक होती है प्री, एक होती है आंसर राइटिंग जिसे हम मेंस कह देते हैं, और दूसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है। हमारा जो एक्चुअल स्किल चेक होता है वो यहाँ पे होता है मेंस में, इसीलिए उसे मेन एग्जाम कहा जाता है। ठीक है। प्री में जस्ट वी हैव टू टिक, कई बारी तुक्का चल भी जाता है, कई बारी नहीं भी चलता, कई बारी गेस वर्क भी चल जाता है। लेकिन मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है, या फिर किसी भी सेमेस्टर में, अब कोई लॉ का सेमेस्टर हो या फिर किसी और कोई कोर्स का सेमेस्टर हो, आपकी ग्रेजुएशन का सेमेस्टर हो, आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट। और मैं हर एक को, हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, तो आप बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। देखिए, जब हम अच्छी आंसर राइटिंग की बात करते हैं कि एक अच्छा आंसर लिखना है, तो उसमें हमें तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। देखिए, लैंग्वेज चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, चाहे ये वीडियो आप बीएचयू से देख रहे हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर ऑफ बीएचयू एलएलबी में हैं, या फिर आप हो सकता है डीयू एलएलबी में हैं। चाहे आप लैंग्वेज में इंग्लिश पकड़ लीजिए, चाहे आप हिंदी पकड़ लीजिए, या फिर कोई आप रीजनल लैंग्वेज पकड़ लीजिए। मैं पकड़ लेता हूँ पंजाबी, मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज पकड़ लीजिए। हमारा जो सोल मोटिव है वो है कि हमारी बात जो है वो एग्जामिनर के पास पहुंच जाए। अब हमारी बात पहुंचने के लिए मुझे सही लैंग्वेज में, सही वर्ड्स में, सही बातें लिखनी होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मेरे मेरे पास 3 घंटे हैं एक आंसर लिखने का। मेरे पास कितने हैं? सिर्फ 3 आवर्स। और उसमें मैंने 5 आंसर्स लिखनी है। 5 आंसर्स में अगर मैं कैलकुलेट भी करूं, अगर हल्का सा मैथ्स करूं, वैसे तो वकीलों की मैथ्स बस भगवान भरोसे, लेकिन चलो, अगर मैं हल्की सी भी मैथ्स में इसमें सॉल्व भी करूं, तो दोस्तों आप मान के देखो कि आपके पास एक आंसर के लिए कितना टाइम बचा। बहुत कम। अब जितना भी मेरे पास टाइम बचा, मुझे उस उन मिनट्स में क्या करना है? मुझे एक तो कम वर्ड्स में, क्योंकि वर्ड्स में इतना नहीं है कि मैं बहुत पेज भरता ही जा रहा हूँ कि मेरे पास तो पूरा दिन है, मैं लिखता जाऊंगा कि आते एग्जामिनर को पता लग जाए कि मैंने सही लिखा है और मुझे बहुत नॉलेज है। ऐसा तो होने नहीं वाला। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हैं, लिमिटेड टाइम है, और मेरे पास लिमिटेड, चाहे नॉलेज मेरे पास जितनी मर्जी है, लेकिन मेरे पास सब कुछ लिमिटेड है। तो मुझे अपनी सारी नॉलेज को हल्के थोड़े से वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा जाता है, एक बहुत ही फेमस कोट है कि जो ग्रेट पर्सन्स होते हैं, वो बहुत सारी बातें कुछ शब्दों में कह जाते हैं। ये जो भी अपनी हिस्ट्री में बहुत सारे ग्रेट पर्सन्स हुए हैं, ये उन लोगों के लिए कहा जाता था कि वो बोलते कम है, लेकिन उन्होंने एक दो लाइंस में ही ऐसी बातें कह दी कि वो अपनी सब बातें कह चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यही स्किल आपकी आंसर राइटिंग में भी दिखना चाहिए। अगर आपके आंसर्स कम वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो एक आपका अच्छा आंसर माना जाएगा। तब आप माने जाओगे कि आपके अंदर एक अच्छा आंसर राइटिंग स्किल है। देखिए, सेमेस्टर्स में तो इतना ज़्यादा नहीं, ऊपर नीचे चल जाता है, उतना ज़्यादा नहीं चेक होता, स्क्रूटिनी के साथ नहीं आपको चेक किया जाता, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं चेक किया जाता। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब बात कर लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो जुडिशरी है, तब आपकी एक एक स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है, एक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। सो लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होनी सबसे पहली चीज़ है आपकी। अब लैंग्वेज में क्या सब चीज़ें आती हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है, लाइन फॉर्मेशन हो सकता है, आप सेंटेंस ही सही तरह नहीं फॉर्म कर रहे, तो एग्जामिनर तो ऑफकोर्स यही समझेगा कि इसे लिखना ही नहीं आता। लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए, आपको लैंग्वेज नहीं आती और आपको लॉ नहीं आता, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है आप इंग्लिश में वीक हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर मैं इंग्लिश में वीक हूँ, तो मेरा कैसे काम चलेगा। हो सकता है आप इंग्लिश में वीक हो, लेकिन आप लॉ में वीक नहीं है। आपको लॉ बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज में ही वीक है, अब लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अगर आप लैंग्वेज में ही वीक है, तो आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे जो आपको आता है? मुझे आता है कि 1 to 10 मुझे काउंटिंग आती है, बहुत अच्छे से आती है, मैं सबको सुना सकता हूँ। लेकिन वो मेरे मन में ही आती है। द मोमेंट मुझे कोई कहता है कि 1 to 10 सुना दो, मैं सब गड़बड़ कर देता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब तक मैं सही से उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे लॉ सीखने का कोई मतलब नहीं है। और एग्जीक्यूट कहाँ करना है? आंसर राइटिंग में, लैंग्वेज में। तो पहली चीज़ तो जो आपको, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एक अच्छी आंसर राइटिंग कैसे होती है, पहली चीज़ जिस पे ऊपर आपको पकड़ बिठानी है या फिर आपको पकड़ लानी है, स्ट्रॉन्ग करना है, वो लैंग्वेज है। उसके बाद ही लॉ के ऊपर आ सकेंगे, क्योंकि जिस मीडियम से मैं, ये वीडियो आप मेरी यूट्यूब पर देख रहे हैं,
अगर मैं अपनी लैंग्वेज ही सही नहीं रखूंगा, अभी मैं चाइनीज़ में बोलने लग जाऊं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे कौन सा चाइनीज़ आती है लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं अभी इसी टाइम पे चाइनीज़ में बोलने लग जाऊं, आपको कुछ समझ नहीं आना, चाहे मैंने लॉ सही बताया, चाहे मैंने बातें बिल्कुल सही बताई, चाहे मैंने सेक्शंस बिल्कुल सही बताए, लेकिन अगर मैं आपको सही मीडियम से ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाऊंगा, तो इट्स ऑफ नो यूज़, कोई यूज़ का नहीं रहेगी मेरी नॉलेज, मेरी कुछ भी लैंग्वेज। यही एक टीचर के ऊपर स्किल है, यही एक टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब टीचर है, जैसे मैं ही हूँ, मैं अब CUET के बैच में पढ़ाता हूँ। अब CUET जो 2025 का CUET है, मेरी ऐप पर उसका बैच चल रहा है, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, मैं अपने स्टूडेंट को वो चीज़ें बता ही नहीं पा रहा जो हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। सब यही कहेंगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, चाहे सर जितना मर्जी नॉलेज लेके घूम रहे हो, लेकिन सर अगर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे तो सर का कोई रोल नहीं है। वैसे ही स्किल आपको आंसर राइटिंग में लेके आना, कि चाहे नॉलेज कम बता दो लेकिन सही से एग्जीक्यूट करो, सही से चीज़ें बताओ। सो सबसे पहले जो पकड़ होनी चाहिए आपकी सेमेस्टर एग्जाम में, या फिर जुडिशरी में, या फिर UPSC में, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो है लैंग्वेज की। लैंग्वेज अच्छी से करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपके ऊपर दूसरी जो चीज़ जो आपकी पकड़ होनी चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि लॉ, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेम में। अब उसमें से एक सब्जेक्ट है IPC, जिसे BNS है। अब प्लीज़ ये मत कह देना कि सर अब तो BNS हो गया, अब IPC नहीं रहा। देखो दोस्तों, कंसेप्ट वही हैं। ऑलमोस्ट लाइक शायद मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, 26 साल लग गए थे IPC को बनाने में, तो IPC की रिप्लेसमेंट आ नहीं सकती। तो BNS में सेक्शंस ऊपर नीचे करने से हमारा पूरा बेयर एक्ट बदल नहीं जाता। कंसेप्ट्स वही हैं, हर चीज़ वही है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर IPC में, एग्जांपल जस्ट कि 4 तरह की पनिशमेंट्स हैं, तो BNS में उसे 5 तरह की कर दिया गया, जिसमें कम्युनिटी सर्विस भी ऐड कर दी गई। तो इन सब चीज़ों से कोई भी एक्ट बदल नहीं जाता, वही सेम है, कंसेप्ट्स वही हैं, बस सेक्शंस ऊपर नीचे कर दिए गए। जो पहले मैं 420 बोल रहा था, उससे मैं कुछ और बोलने लग जाऊंगा। सो द थिंग इज, जैसे ही अब आप IPC करेंगे, IPC में आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। जब भी क्राइम होता है उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं। अब मैंने कहा कि जब भी एक क्राइम होगा, सबसे पहली चीज़ जो उसमें रिक्वायर्ड होगी वो होता है पर्सन, कि कोई ना कोई एक पर्सन होना चाहिए, क्योंकि मैं हैंग टिल डेथ एनिमल को सज़ा नहीं दे सकता। अब एनिमल किसी ह्यूमन बीइंग को मार देगा तो उसका केस कोर्ट में नहीं चलेगा। तो पहली चीज़ तो पर्सन होनी चाहिए, बोथ आर्टिफिशियल और रियल। आर्टिफिशियल में जैसे बेसिकली कंपनीज हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं ना, जो आर्टिफिशियल बीइंग्स, और रियलिटी में जो पर्सन है वो भी। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम है पर्सन। सो जो सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम आता है, वो आता है एक्टस रिया। बेसिकली एक्टस रिया का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। सिर्फ घर बैठ के सोच रहा हूँ मैं कहीं पे बम गिरा दूंगा, मैं पनिशेबल नहीं हूँ। हाँ, कई कई कुछ कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें प्रेपरेटरी स्टेज पर ही उसे क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाता है और सज़ा दे दी जाती है, लेकिन एक एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है मेरा कोई एनिमी हो और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार मैं उसे गोली मार दूंगा, क्या मुझे सज़ा हो जाएगी इसी बेसिस पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। सो एक एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको IPC नहीं समझा रहा, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है वो होता है मेंजरिया। अब मेंजरिया बेसिकली मेरी इंटेंशन। अब देखिए, इंटेंशन और मोटिव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। लेकिन जो थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है मेंजरिया, मेरा गिल्टी माइंड। मेरा माइंड गिल्टी है ये करने के लिए। मैंने उसे मारा क्योंकि एक मेरी प्रॉब्लम रंजिश थी, एक मेरी हेट्रेड थी उसकी तरफ। वो हेट्रेड किसी भी रीज़न के कारण हो सकती है, क्योंकि उसने मुझे पिछले दिन कुछ गलत कह दिया था, इसलिए मेरी पूरी की पूरी इंटेंशन थी उसे मारने की। वो मेंजरिया होता है। अब कई की चीज़ों में मेंजरिया नहीं भी रिक्वायर्ड होता, उसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं, कि विदाउट मेंजरिया भी हम उसे सज़ा दे देते हैं, उसे पनिश कर देते हैं। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है मेंजरिया। और फोर्थ जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आ जाता है वो आ जाता है इंजरी, कि जो आपने किया, क्या दूसरे को इंजरी उसकी हुई या नहीं हुई। ये कंपलसरी नहीं होता, मेंजरिया भी कंपलसरी नहीं होता, मैंने बता ही दिया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इंजरी भी ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है मैंने किसी को शूट कर दिया और वो गोली हल्की से बच गया, वो गोली यहाँ से निकल गई, वो डेथ नहीं हुई, तो क्या मैं उसे पनिश नहीं करूँगा क्या कि उसे इंजरी नहीं? ऑफ कोर्स पनिश करूँगा। तो इंजरी हर चीज़ों में कंपलसरी नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब IPC आपने शुरू किया, उसमें ये 4 आपको एलिमेंट्स बता दिए जाएंगे। इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया सेमेस्टर में, मेंजरिया के ऊपर। अब मेंजरिया का जब आप आंसर लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो यही चीज़ है कि आपको बेसिकली एग्जामिनर को समझाना है कि मेंजरिया होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते क्या हैं। उसमें से एक जो एलिमेंट होता है वो होता है मेंजरिया। क्या हर जगह मेंजरिया रिक्वायर्ड है? नहीं।
कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें मेंजरिया के बिना भी पनिश कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूँ, तो मेरी मेंजरिया हो ना हो मुझे पनिश कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ पाया गया हूँ जो कि प्रोहिबिटेड है, बैंड है। चाहे मेरी मेंजरिया थी उसे अपने पास रखने की, चाहे नहीं थी, चाहे सेल करने की थी नहीं थी, मुझे पनिश किया ही जाएगा। तो कुछ केसेस में मेंजरिया नहीं रिक्वायर्ड। तो आपको जब भी सेमेस्टर एग्जाम में मेंजरिया जैसे क्वेश्चन, या कोई भी, मैं तो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ मेंजरिया, लेकिन आप कोई भी आपको सेमेस्टर एग्जाम में कुछ भी आएगा, सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखनी है वो है बेयर एक्ट से जो उसके बारे में या उसकी नॉलेज, कंसेप्ट। क्योंकि कंसेप्ट बताएंगे तब आपको कुछ आगे, कुछ एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि आपको कुछ आता है। अब मुझे जब भी मेंजरिया के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पहले तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बताऊंगा कि उसमें से एक मेंजरिया, और ये भी बताऊंगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनाऊंगा। अब चार्ट में बेसिकली क्या है, मैं एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए मेंजरिया में होता क्या। मेंजरिया इज ऑल अबाउट गिल्टी माइंड, मेरा माइंड गिल्टी होना चाहिए, लेकिन माइंड को भी तो एक्सप्लेन करूंगा कि माइंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि हमारे पास आती है नॉलेज किसी भी चीज़ को करने की। नॉलेज में बेसिकली क्या कि मुझे पता है कि अगर मैं इस पर्सन को पॉइंट ब्लैंक पे शूट करूंगा, पॉइंट ब्लैंक बेसिकली यहाँ बिल्कुल जहाँ पे मैं टारगेट रखा वहीं पे शूट हुआ, अगर मैं किसी पर्सन को ट्रिगर दबाऊंगा किसी गन का और वो पॉइंट ब्लैंक पे उसे हिट करेगी तो उसकी डेथ होगी। मुझे नॉलेज है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास होनी चाहिए, एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं नॉलेज को, वो है नॉलेज। कि मुझे नॉलेज थी कि अगर मैं ट्रिगर को पुल करूंगा तो वहां से गोली चलेगी, गोली चलने से किसी की डेथ हो जाएगी। मेरे पास पूरी नॉलेज थी। तो पहली चीज़ जो बनी मेरे पास वो आई नॉलेज। नॉलेज, अब मुझे नॉलेज तो मिल गई। दूसरी चीज़ जो मैंने की उसे किया एनालाइज अपनी कॉन्शियस से, कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मैं स्विमिंग पूल में होऊंगा, पानी में रहूंगा, तो मुझे स्विम करना है ना कि वॉक करना है। और अगर मैं रोड पे होऊंगा या फिर लैंड पे होऊंगा तो मुझे वॉक करना है, स्विम नहीं करना। ये कैसे पता लगा? ये ऐसे पता लगा कि पहले तो मुझे नॉलेज है इस चीज़ की कि मैं वॉक करना पानी में मुश्किल हो जाएगा, स्विम करना इजी होता है, और रोड के ऊपर स्विम जो है वो नहीं कर सकता। पहले तो नॉलेज थी मुझे इस चीज़ की। फिर मैंने उसे एनालाइज किया कि क्या ये सही है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मैं ये सच में ऐसा हो रहा है। तो मेरे माइंड ने उसे एनालाइज किया। एनालाइज करने के मेरे माइंड के अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई कि ऐसा करते हैं, करके देखते हैं, करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो नॉलेज आई, नॉलेज को मैंने एनालाइज किया। और कुछ क्या है, क्राइम्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो इसी स्टेज पर रुक जाते हैं। क्योंकि मुझे पता लगा कि यार अगर मैं बैंक से पैसा चुराऊंगा तो वो चोरी हो जाएगा। पहले तो पता लगा कि बैंक से पैसा चुराया जा सकता है। फिर मैंने उसे एनालाइज किया कि यार भी अगर बैंक से पैसा चुराऊंगा तो चोरी हो जाएगा। तो मैं यहीं पर रुक गया, इससे आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक्स पर्सन है, वो इससे आगे बढ़ गया। उसने उसने एनालाइज किया कि यार ये तो चोरी मैं बड़ी आराम से कर सकता हूँ बैंक से। फिर उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई कि मैं चोरी करूँगा। उसने प्लान बनाने शुरू कर दिए, सोच लिया, सब कुछ कर लिया। डिज़ायर के बाद मेरी इंटेंशन आती है कि अच्छा अब मैं ये चीज़ करूँगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, शायद आपको विजिबल ना हो। उसके बाद मेरी इंटेंशन आई कि मैं ये चीज़ करूँगा फॉर श्योर, या फिर नहीं करूँगा। अब ऐसे ही आपको आईपीसी में मोटिव और इंटेंशन के बीच में डिफरेंस समझाया जाता है कि दवाई को खाना एक मेडिसिन है, उसे मैं ले रहा हूँ, दैट इज इंटेंशन। लेकिन दवाई खा के ठीक होना इज मोटिव। आप समझ रहे हैं? दवाई खाना वॉज माई इंटेंशन, लेकिन मोटिव ये था कि मैं ठीक हो जाऊं, वो मेरा मोटिव था। घर जाना, अमृतसर जाना, वो मेरी इंटेंशन है, लेकिन अमृतसर जाके इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना, वो मेरा मोटिव है। देखिए जो हमें पनिश किया जाता है, क्रिमिनल को पनिश किया जाता है, वो इंटेंशन के बेसिस पे किया जाता है, मोटिव के बेसिस पे नहीं। मोटिव से पुलिस वाले सिर्फ क्या निकालते हैं, एक रीज़न फाइंड आउट, केस में ईजी हो जाता है कि उसका क्या मोटिव रहा होगा ये सब करने के लिए। जो पनिशेबल है वो इंटेंशन है। किसी पर्सन ने पैसा चुराया, पैसा चुराना उसकी इंटेंशन थी, लेकिन पैसा चुरा के अपने मदर का इलाज करवाना उसका मोटिव था। मोटिव अच्छा हो बुरा हो डजेंट मैटर, इंटेंशन क्या थी वो देखी जाती। जब भी मैं आंसर राइटिंग करूंगा, मैं ये चार्ट बनाऊंगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एग्जामिनर को, बेयर एक्सेस सेक्शन बताऊंगा अगर कोई है तो। अब अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ गई तो मैं कोट कर दूंगा। अच्छा, अबेटमेंट आ गई तो कोट कर दूंगा। कुछ भी और आ गया,
सेक्शन 34 का कोई आ गया तो बता दूंगी। आईपीसी की बात कर रहा हूँ, बीएनएस की नहीं, सेक्शंस बदल गए हैं बीएनएस में, वो आप देख सकते हैं कौन से सेक्शंस हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा मुझे आंसर राइटिंग में लिखना है। अच्छा, इसके बाद जब मैंने ये लिख दिया, जब मैंने ये कोट कर दिया कि यार मुझे तो बेयर एक्ट की या फिर मुझे तो कंसेप्चुअल नॉलेज पूरी है, उसके बाद मुझे केस मैट में से केस लिखने हैं। अब केस मटेरियल, जैसे हम केस मैट कहते हैं, उसमें पर्टिकुलर केसेस होते हैं। एक केस एग्जांपल में है इसी के ऊपर एक्स वर्सेस वाई का। अब एक्स वर्सेस वाई का केस क्या था, देखिए मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके केस मैट में सारे केसेस लिखे होंगे। देखिए एक्स वर्सेस वाई में क्या था कि एक जो एक्स पर्सन है, या फिर एक्स वर्सेस गवर्नमेंट ले लेते हैं, जो एक्स पर्सन है वो ना कहीं से चोरी कर लेता है, थेफ्ट मतलब वो कर लेता है। थेफ्ट का इंटेंशन तो उसकी ये थी थेफ्ट, लेकिन मोटिव ये था कि उसे अपनी मदर को उसका इलाज करवाना था, या उसके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसे खाना अपनी मदर को देना था, ये उसका मोटिव है। इंटेंशन क्या थी, चोरी करना। तो इस केस में क्या हुआ, एक्स वर्सेस गवर्नमेंट के केस में क्या हुआ कि जो जज थे उन्होंने इस पर्सन को मोटिव देखते हुए हल्की सी सजा कम दे दी। जो सजा 2 साल की देनी थी वो जज ने 1 साल की दी, क्योंकि उनका मोटिव मतलब जज ने कंसीडर कर लिया हल्का सा मोटिव। ठीक है, तो मैं इस केस को कोट करूंगा। सबसे पहले इस केस के हल्के से फैक्ट्स लिखूंगा। देखिए सारे फैक्ट्स लिखने मत बैठ जाना, पेपर में इतना टाइम होता नहीं। उसके बाद इशू लिखूंगा। इशू आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं, नहीं तो केस मैट में लिखे होते हैं। उसके बाद जजमेंट लिखूंगा। अब जजमेंट आपने अगर सही से कभी केस मैट देखा हो या फिर केसेस देखे हो, 10-10 पेजेस की जजमेंट चले जाती है, और 50-50 100-100 पेजेस का केस हो जाता है एक, अगर आप सही से पढ़ने बैठो। हमारे पास पेपर में एक पेज है हार्डली एक केस को मेंशन करने के लिए। सो जजमेंट आपने ब्रीफ में लिखनी है कि उसने जज, जो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ऐसी जजमेंट क्यों दी और किस बेसिस पे दी। तो आपको ये केस कोट करना है। अगर एग्जांपल के तौर पे एक और केस है इसी के ऊपर, मेंजरिया के ऊपर, सेकंड केस कोट कर देना, वाई वर्सेस जेड, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हो, आपको और भी केसेस आते हैं, ठीक है, अब वो भी कोट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो कोट करने हैं वो है केस मटेरियल के केसेस। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको फिर से पूरा समराइज कर देता हूँ कि आपको आंसर राइटिंग में करना है क्या। पहली चीज़ पकड़ बनाओ लैंग्वेज के ऊपर, दूसरी चीज़ सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जब आप पकड़ बना लोगे तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे, या फिर अभी अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा देख रहा हो जो फर्स्ट ईयर में है किसी भी लॉ एग्जाम के, या सेकंड में भी है, किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी ईयर में है, देखिए लॉ एक बहुत ही थ्योरेटिकल प्लस कंसेप्चुअल चीज़ है। कंसेप्ट तो है ही है, प्लस उसे एग्जीक्यूट करना भी आपको आना चाहिए। सो जब भी आप एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी मैंने मेंजरिया की ले ली, मेंजरिया के ऊपर क्वेश्चन आया, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में जो आपको स्टेट करनी है वो तो या तो हो सकता है बेयर एक्ट का कोई सेक्शन, अगर एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ऐसा वैसा आ गया जो डायरेक्टली सेक्शन से रिलेटेड है, बेयर एक्ट का सेक्शन बताना, फिर उसका कंसेप्ट बताना। जैसे मैंने अब आपको मेंजरिया का इस वीडियो में कंसेप्ट समझाया कि कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, 4 होते हैं, उसमें से एक मेंजरिया होता है। मेंजरिया में नॉलेज इंटेंशन बताया, मोटिव बताया। सेम टू सेम आपने अपने एग्जामिनर को भी समझाना, तो मैंने कंसेप्ट बता दिया। कंसेप्ट के बाद जो दूसरी चीज़ बताऊंगा वो है केस मटेरियल में से केस। ठीक है, केस स्पेशली केस मैट के केस तो आपने बताने ही बताने हैं, और चाहे 100 बता दो, लेकिन वो जो 2 केसेस आपके केस मटेरियल में लिखे हैं वो तो बताने ही बताने हैं। तो दूसरी चीज़ जो आपको स्पेसिफाई करनी है वो है केस। अब जैसे ही आप डीयू का या अच्छे जो लॉ कॉलेजेस हैं उनका पेपर देखोगे ना, उसमें पूरे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूरे फैक्ट्स दिए होते हैं, और एंड में लिखा होता है डिसाइड। तो सी में मतलब लास्ट में आपको डिसीजन भी देना है कि क्यों आपने ऐसा डिसाइड किया। कि अगर क्वेश्चन में एंड में लिखा है डिसाइड करना, तो डिसाइड करो भी, लेकिन ऐसे ही नहीं खुद को जज मत समझने लग जाना कि कुछ भी वेग डिसीजन दे रहे हो। जो भी डिसीजन होगा वो इन केसेस के ऊपर डिपेंड होगा कोई, क्योंकि जो भी कंसेप्ट जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन होगा वो किसी ना किसी केस के ऊपर बेस्ड होगा। तो उस केस में जो भी डिसीजन होगा वो ही सेम टू सेम डिसीजन आपने अपने आंसर में भी देना। ऐसा मत गलती कर देना कि आप बिल्कुल ही वेगली आंसर कर रहे हो कि यार उन्होंने तो कहा डिसाइड, मैं डिसाइड करके बताता हूँ इन्हें। ऐसी गलती मत कर देना। जो भी केस मटेरियल में जो भी केस होगा उससे रिलेटेड पहले तो वो कोट करना है। दूसरी चीज़, उस केस में जो भी डिसीजन होगा वैसा ही डिसीजन आपके आंसर में भी आना चाहिए, क्योंकि जस्टिफाई कैसे करोगे यार। और अगर अपने डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर भाई लॉ आपके लिए नहीं है। इसलिए जो भी डिसीजन दोगे अपने आंसर में उसको जस्टिफाई करना, और जस्टिफाई
करने का सबसे इजी तरीका यही है कि केस मैट में जो केस था, क्योंकि उस केस में ऐसा डिसीजन दिया गया इसलिए मैंने भी ऐसे ही इसे डिसाइड किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा डिसीजन दिया है इसलिए मैंने भी उसे अकॉर्डिंगली डिसाइड किया। सो कुछ इस तरह से आपकी आंसर राइटिंग रहती है सेमेस्टर में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो जुडिशरी हो और इन जर्नल यूपीएससी हो, या उसके अलावा भी कोई आप अगर कंपटीशन में जाना चाहते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझाइए, उसके बाद केस मैट लिखिए, उसके बाद अपना डिसीजन लिखिए। ठीक है। पकड़ किसके ऊपर बिठानी है? लैंग्वेज और सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आपको अपना मीडियम मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चीज़ें एग्जामिनर को समझ नहीं आएंगी। अगर एग्जामिनर को समझ ही नहीं आई तो बेटा फिर आप जितना मर्जी याद कर लो, जो मर्जी कर लो, ना आप कंपटीशन में आगे जाने वाले हैं, ना आप सेमेस्टर में आगे बढ़ने वाले हैं, नंबर्स बहुत कम आएंगे। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग्स, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्किल कि आप अच्छे आंसर्स लिखें। मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, अगर आपके कोई भी डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ जो मैंने इन 3 सालों में सीखे और अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अभी मैं बिल्कुल 100% चीज़ें सीख चुका हूँ। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बुढ़ापे तक या फिर मैं ऐसा कह दूं कि टिल डेथ बेड तक लॉ इवॉल्व करती रहेगी। आपको हर दिन अपने आप को अपडेट करते रहना होगा। सो आपको भी आंसर राइटिंग स्किल को डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी। हर रोज़ चलो सेमेस्टर के लिए नहीं कह सकता, जुडिशरी के लिए तो हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेमेस्टर के लिए भी आपको एक अच्छी प्रैक्टिस अपने अंदर लानी पड़ेगी आंसर राइटिंग की, ताकि जब आप सेमेस्टर में आंसर लिखें तो वो प्रैक्टिस दिखे। देखिए ये आपका बहुत बड़ा वहम है कि एग्जामिनर को पता नहीं लगता। एग्जामिनर वो भी जानता है कि जो फर्स्ट टाइम जो बच्चा लिख रहा है कि हाँ एक दिन पहले पढ़ के आया और जाके आंसर लिख दिया, एग्जामिनर वो जानता है। और एग्जामिनर ये भी जानते हैं कि जो बच्चा 1 महीने पीछे से पढ़ रहा है उसने जो आंसर लिखा होगा और जो एक दिन पहले पढ़े ने आंसर लिखा होगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और वो आपके आंसर शीट में दिखेगा। दिखना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं दिख रहा तो फिर आपकी गलती है। आंसर राइटिंग में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं। बैच आप जानती हैं लर्निंग एज ऐप पर चल रहा है, इंग्लिश का, कॉन्स्टिट्यूशन का, रीजनिंग का, हर चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई डाउट रह गया फील फ्री टू क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, कुछ और पूछना चाहे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।